हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्मल ज्ञान में। आज आप लोग को बताएंगे जैक का मॉडल सेट जो जारी किया है उसका साइंस का पहला सेट का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला है समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है अवतल, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताना चाहेंगे? चलिए बता सकते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा। पहला ऑप्शन r बराबर f/2, दूसरा ऑप्शन f बराबर r/2, तीसरा ऑप्शन r बराबर f। तो इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा r बराबर 2, f बराबर r/2, दूसरा ऑप्शन। ठीक, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा है वेग, तीसरा है तरंगदैर्घ्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आवृत्ति होगा। ठीक, याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका पहला ऑप्शन है सी से, दूसरा ऑप्शन है एफ से, तीसरा ऑप्शन है पी से, चौथा ऑप्शन है सी और एफ के बीच से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोकस एफ से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो वह कौन सा दर्पण होगा? पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है समतल और चौथा है समतल तथा उत्तल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समतल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया, पांचवा भी हो गया। अब छठा क्वेश्चन। ठीक, छठा क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। पहला नंबर में है 1, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 3, चौथा नंबर 4। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा है 40 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर, चौथा है 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? सी नंबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है f बराबर r/2। ठीक, तो वही फार्मूला का यूज किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, r 50 सेंटीमीटर था तो f निकालना था, तो f बराबर r/2, 50/2 की है 25 चलाया। ठीक, चलिए आठवां नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उस लेंस की क्षमता होगी। पहला नंबर -1 डायऑप्टर, दूसरा नंबर 1 डायऑप्टर, तीसरा नंबर 2 डायऑप्टर, चौथा नंबर 1.5 डायऑप्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 डायऑप्टर। लेकिन क्या प्लस या माइनस? आप लोग को कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। आप लोग ये बहुत ध्यान देना होगा, माइनस होगा या प्लस होगा। उत्तल लेंस है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 डायऑप्टर। यहाँ उत्तल लेंस दिया हुआ है इसीलिए 1 डायऑप्टर हुआ। अगर यहीं 1 मीटर फोकस दूरी के यहाँ जो उत्तल दर्पण जो दिया हुआ है
यहाँ अगर अवतल लेंस बोलता तो क्या हो जाता है इसका आंसर, क्या होता है इसका, तो इसका आंसर में -1 डायोप्टर होता, लेकिन अभी उत्तल लेंस बोला है इसलिए इसका आंसर अभी हुआ 1 डायोप्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन अनंत। तो क्या होगा, हम लोग अभी देखे ऊपर में कि उत्तल लेंस में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक, याद रखिएगा, अगर इसमें आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत डाउट रहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होगा, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी नंबर, जल में। ठीक है, इसका आंसर होगा बी में, जल, जो बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी, क्या होगी इसका फोकस दूरी। पहला ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 30 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी नंबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, की क्षमता क्या होगी। पहला ऑप्शन 5 डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन -5 डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन -2 डायोप्टर, चौथा ऑप्शन 2 डायोप्टर। तो हम लोग देखे थे कि उत्तल लेंस में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले देखें ना अभी क्वेश्चन में आगे, तो हम लोग देखें कि उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है। तो इससे आप लोग ये 2 ऑप्शन आपका चल जाएगा, जो -5 डायोप्टर है और -2 डायोप्टर, ये तो होगा नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन ए होगा या इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा 2 डायोप्टर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, आप लोग देखे होंगे, एफ बराबर क्या होता है, डी बराबर 1/f होता है। ठीक, डी बराबर 1/f। ठीक, 1/f होता है इसका फार्मूला, जिससे आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, इसका फोकस दिया है 50 सेंटीमीटर दिया था ना, 50, 1/50 दिया हुआ था। तो इससे निकल जाएगा 0.02 निकलेगा ना, 0.02 निकला। तो इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो 2 डायोप्टर चलाएगा। ठीक, आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है किस में होता है। पहला ऑप्शन कांच में, दूसरा ऑप्शन पानी में, तीसरा ऑप्शन हवा में, चौथा ऑप्शन निर्वात में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा निर्वात में। ठीक है, इसका होगा इसका आंसर निर्वात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर ऑप्शन का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, पहला ऑप्शन आप लोग को बोलते हैं श्वसन, दूसरा पाचन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा संवहन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा श्वसन। ठीक, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन का अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, ये एक प्रतिऑक्सीकारक है। ठीक है, इसको प्रतिऑक्सीकारक भी कहते हैं इस गैस को। ठीक है, जो ऑक्सीजन के को मतलब
उससे निकाल देता है, पैकेट से निकाल के ऑक्सीजन को निकाल देता है, जिससे वो विकृत गंधिता नहीं हो पाता है और उसके बदले में नाइट्रोजन गैस को रखा जाता है। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन। तो ये कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक, कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो ZNO प्लस C, इसका उत्पाद बन रहा है Zn प्लस CO। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है। इसमें क्या पूछा है? उपचयन किसका हो रहा है? ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन है ZNO, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, चौथा ऑप्शन है Zn जिंक, चौथा ऑप्शन है CO। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कार्बन। ठीक है, इसमें भी डाउट होता है बहुत जन का, उपचयन और अपचयन में। आप लोग का अगर डाउट रहेगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, इसमें हम आप लोग का डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर, दिए गए कौन सा समीकरण संतुलित है? ठीक है, कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो आप लोग ये चारों का जो संतुलन कीजिएगा आप लोग, तो हम बता देते हैं आप लोग का आंसर, हम किए थे। ठीक है, इसका आंसर होगा पहला वाला। आप लोग अभिक्रिया जो है, अभिकारक जो है इधर और उत्पाद, ठीक, इधर का आप लोग दोनों का देखिएगा, दोनों साइड अगर बराबर हो जाता है तो इसको संतुलित बोलते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 19 नंबर, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है इसमें Pb प्लस CuCl2, इसका उत्पाद क्या बन रहा है? PbCl2 प्लस Cu। इसका पहला ऑप्शन दिया है ये संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया, चौथा विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि इसको कॉपर को विस्थापित कर रहा है यहाँ। ठीक है, आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा कि किसका विस्थापन हो रहा है, ये सब भी क्वेश्चन आएगा। आप लोग का ऑब्जेक्टिव है ना अभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिए गए पदार्थ में कौन गंध्य सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो इसमें है पहला ऑप्शन है हल्दी, दूसरा लिटमस, तीसरा चाइना रोज और चौथा प्याज। तो इसका आंसर क्या होगा? हमको लगता है सभी बता देंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्याज। प्याज में अपना ही एक गंध होता है, आप लोग तो प्याज का गंध महसूस किए ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर में, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है CaOCl2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है CaOH2। ठीक, सी नंबर ऑप्शन है CaCO3 और चौथा ऑप्शन है CaSO4.2H2O। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हड्डियों को जोड़ने के लिए CaSO4.2H2O का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? इसका सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन Na2CO3, दूसरा CaCO3, तीसरा CaOCl2 और डी नंबर CaOH2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2। ये सब सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो ऑब्जेक्टिव रहता है। और दूसरा कि इसमें रंग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है ऑब्जेक्टिव सब में। रंग भी देखिएगा किसका क्या रंग होता है, किस धातु का। ठीक है, चलिए आप लोग 23 नंबर देखते हैं कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है इसमें?
संयोजन अभिक्रिया हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है, या विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है? इसमें संयोजन हो रहा है, वियोजन या द्विविस्थापन या विस्थापन। तो हम लोग देखते हैं कि जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? जब हम लोग देखते हैं कि जब कोई मतलब अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है? जल का H2O का H2 और O2 में इसका विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या होगा? ये वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, चौथा ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा, अम्ल किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये सब एक दे ही सकता है आप लोगों को। ठीक, चलिए 25 नंबर देखते हैं हम लोग। तनुकरण प्रक्रिया में होती है, क्या होती है? पहला ऑप्शन है H+ के सांद्रता में वृद्धि होती है, OH- की सांद्रता में वृद्धि, या H+OH- आयन की सांद्रता में कमी, या H3O+ के सांद्रता में वृद्धि। तो इसका आंसर होगा H+OH- की आयन की सांद्रता में कमी। ठीक, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये आपका तनुकरण है, तनुकरण में होता है ये सब। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन 26 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश वियोजन का उदाहरण है? ठीक, प्रकाश वियोजन का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है AgBr, इसका उत्पाद बन रहा है Ag+Br। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है H2O, इसका उत्पाद है H2+O2, तीसरा है CaCO3, इसका उत्पाद बन रहा है CaO+CO2, और चौथा ऑप्शन है 2Cu+O2, इसका उत्पाद बन रहा है CuO। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रकाश वियोजन में जो होता है इसमें AgBr Ag+Br में वियोजित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? पहला ऑप्शन है मुंह से, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक से, तीसरा ऑप्शन है कुटपाद से, और चौथा ऑप्शन है खाद्य रिक्तिका से। तो इसका आंसर होगा उत्पाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है श्लेष्मा, तीसरा ऑप्शन है पेप्सिन, और चौथा ऑप्शन है पीत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पीत। ठीक है, इसका आंसर क्या था? पीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा है कवक, तीसरा है अमीबा, चौथा है आम। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा आम, क्योंकि ये तीनों परपोषी हैं जबकि आम स्वपोषी है। ठीक है, 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय कितने कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में? ठीक है, पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक, कितने कोष्ठ हैं? 4 कोष्ठ हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, श्वसन वर्धनक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को, हीमोग्लोबिन को, श्वेत रक्त कणिका को, या प्लेटलेट्स को? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है वायु, कूपिका, वृक्क, विक्राणु, कोशिका, गुच्छ। ठीक है, ये ऑप्शन 4 था। चारों क्वेश्चन ऑप्शन पढ़े हम लोग, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विक्राणु। ठीक है, विक्राणु उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 33 नंबर,
वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूत्र का बनना, अपोहन, विसरण, पुनर्अवशोषण। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपोहन। आप लोग किताब में देखिएगा, इसमें आपको पीला रंग का जो आप लोग इसमें एक पीला रंग का उसमें किताब में ही रहता है। आप लोग देखिएगा जहाँ पर एक आदमी को लेटाया हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें उसी में अपोहन के लिखा हुआ रहेगा, वही चीज़ है इसमें। हम लोग को भी एक बार गलती हो गया था, ये वाला ऑप्शन आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप लोग को बता दिए कहाँ मिल जाएगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनन की मूल घटना क्या है? युग्मक का बनना, युग्मंज का बनना, डीएनए की प्रकृति का बनना या भ्रूण का बनना? क्या होगा इसका आंसर? तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति का बनना है। ठीक, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? इस चित्र में आपको बताना है किस प्रकार का जनन हो रहा है इसमें। पहला है बहुखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है विखंडन, चौथा है पुनरुद्भवन। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बहुखंडन। ठीक, चलिए 36 नंबर देखते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, परागन, अंकुरन या संलयन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा निषेचन। ठीक, चलिए लड़कों में यौवनावस्था में लक्षणों को नियंत्रित कौन हार्मोन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन। तो इसका आंसर क्या होगा? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, हम लोग अभी तक देखे जितना हम लोग क्वेश्चन बनाए, चौथा ऑप्शन किसी भी नहीं था, पहला ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। ठीक, 38 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सौर स्थिरांक का मान क्या है? पहला ऑप्शन है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1.4 किलोवाट प्रति किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 14 किलोवाट प्रति किलोमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 14 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसमें ये 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। तो इसका आंसर क्या होगा? मीथेन। बहुत देर के बाद एक आया है ऑप्शन डी नंबर पे। चलिए 40 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग का भी बहुत इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, इस पढ़ाई में अभी ध्यान दीजिए, आप लोग का दिसंबर में परीक्षा है। चलिए 40 नंबर हम लोग देखते हैं, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ का जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 30 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 40 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 50 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को इसी तरह का मॉडल सेट का आंसर मिलता रहेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए।